साल 1954 का वक्त था। यूएस मार्शल एडवर्ड डैनियल्स अपने नए पार्टनर चक के साथ एक मिस्टीरियस केस के लिए निकल चुका था। उनका डेस्टिनेशन था शटर आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जो देखने में ही अजीब लगता था। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। इस पूरे आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसका नाम एशक्लिफ। एशक्लिफ कोई आम हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ अमेरिका के सबसे डेंजरस मेंटल पेशेंट्स रखे जाते थे, मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और ऐसे लोग जिन्हें कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और इसी हॉस्पिटल से एक फीमेल पेशेंट अचानक गायब हो चुकी थी। एडवर्ड और चक को इसी डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था। जैसे ही उनकी बोट शटर आइलैंड के करीब आई, एडवर्ड को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। आइलैंड बिल्कुल सुनसान था और हॉस्पिटल पूरा बिल्डिंग हाई वॉल से घिरा हुआ, ऊपर से इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जैसे हॉस्पिटल नहीं कोई हाई सिक्योरिटी जेल हो। एंट्रेंस पर ही डेप्यूटी वार्डन उनसे मिला। सबसे पहले उनके वेपन्स कलेक्ट करवा लिए गए। फिर उसने हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर समझाया। वार्ड ए मेल पेशेंट्स, वार्ड बी फीमेल पेशेंट्स, वार्ड सी सबसे ज्यादा वायलेंट और खतरनाक पेशेंट्स। वार्ड सी के लिए रूल क्लियर था, बिना परमिशन एंट्री स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। और अगर जाना भी हो तो या तो डेप्यूटी वार्डन साथ होगा या हॉस्पिटल के चीफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कॉली। उसके बाद एडवर्ड और चक की मुलाकात होती है डॉक्टर कॉली से। डॉक्टर कॉली देखने में काफी काम, पोलाइट और फ्रेंडली लगता है। बहुत वार्मथ के साथ उन दोनों का वेलकम करता है। फिर वो उन्हें मिसिंग पेशेंट के बारे में बताता है। उस औरत का नाम था रेचल सोलांडो। रेचल की लाइफ पहले ही ट्रॉमा से भरी हुई थी। उसका हस्बैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर चुका था। इस शॉक के बाद उसकी मेंटल कंडीशन धीरे धीरे अनस्टेबल होती चली गई और फिर एक दिन उसने अपने तीनों बच्चों को झील में डुबोकर मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद रेचल को एशक्लिफ में एडमिट किया गया। डॉक्टर कॉली बताता है कि डॉक्टर्स ने उसका हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई किया, लेकिन रेचल एक बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने अपने बच्चे खुद मारे हैं। उसके दिमाग में एक फेक रियलिटी बन चुकी थी। उसे लगता था कि उसके बच्चे जिंदा हैं, यहाँ तक कि उसे बॉय। डॉक्टर कॉली कहता है कल रात वो बिल्कुल इम्पॉसिबल तरीके से गायब हो गई। उसके रूम का डोर लॉक था, बाहर जाने के सारी एग्जिट सील थे, विंडोज पर आयरन बार्स लगे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे वो औरत हवा बनकर गायब हो गई हो। डॉक्टर कॉली जब रेचल की फोटो एडवर्ड को दिखाता है तो एडवर्ड के दिमाग में अचानक एक डेड चाइल्ड का सीन फ्लैश होता है, एक छोटी बच्ची की लाश बाकी लाशों के बीच। उसी वक्त एडवर्ड के सिर में तेज पेन शुरू हो जाता है। वो बताता है कि उसे सी सिकनेस है, समंदर का सफर उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम बन जाता है। डॉक्टर कॉली उसे पेन किलर देता है। फिर वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को रेचल के रूम में ले जाता है। रूम की तलाशी के दौरान एडवर्ड को फ्लोर के नीचे से पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। उस पर सिर्फ 2 लाइंस लिखी होती हैं, द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। डॉक्टर कॉली कंफर्म करता है कि ये हैंडराइटिंग रेचल की ही है। लाइंस एक रिडल की तरह लग रही थी, लेकिन इसका मतलब क्या था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। एडवर्ड के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। उसे लगता है कि रेचल इस पजल के थ्रू कोई सीक्रेट मैसेज देना चाह रही थी। इसके बाद डॉक्टर कॉली उन्हें हॉस्पिटल के कॉमन रूम में ले जाता है। वो बताता है कि अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो उसे इसी कॉमन रूम से गुजरना पड़ता है। रेचल अगर भागी भी होती तो इसी हॉल से निकलना जरूरी था और रात के टाइम ये हॉल कभी खाली नहीं होता। स्टाफ यहीं बैठकर कार्ड्स खेल रहा होता था, यानी बिना किसी की नजर पड़े यहाँ से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी रेचल गायब हो चुकी थी और यहीं से एडवर्ड डैनियल्स को एहसास होता है शटर आइलैंड में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये सब सुनने के बाद एडवर्ड का डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसे लगता है कि रेचल को भगाने में हॉस्पिटल के अंदर का ही कोई बंदा इन्वॉल्व है, क्योंकि एक लॉक्ड रूम से किसी का ऐसे गायब हो जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए एडवर्ड सीधा डॉक्टर कॉली से कहता है कि उस रात ड्यूटी पर मौजूद हर स्टाफ मेंबर की फाइल्स मुझे दिखाइए। ये बात सुनते ही डॉक्टर कॉली के फेस पर हेजिटेशन क्लियर नजर आती है। वो पहले टालने की कोशिश करता है, कहता है वो इस पर सोचेंगे। लेकिन एडवर्ड जब प्रेशर डालता है तो डॉक्टर कॉली फाइनली बोलता है, अभी मैं आपको फाइल्स तो नहीं दिखा सकता, लेकिन रात के डिनर के बाद सारे स्टाफ मेंबर्स को कॉमन रूम में बुला लूंगा, आप उनसे डायरेक्टली पूछताछ कर लेना। साथ ही वो कहता है कि जब तक वो स्टाफ को अरेंज करता है, एडवर्ड और चक डेप्यूटी वार्डन के साथ रेचल को आइलैंड पर सर्च करने में हेल्प करे। उस वक्त डेप्यूटी वार्डन ऑलरेडी बाकी गार्ड्स के साथ पूरा आइलैंड छान रहा था। एडवर्ड और चक भी वहीं पहुंच जाते हैं। डेप्यूटी वार्डन एडवर्ड को बताता है, मुझे पूरा यकीन है कि रेचल अभी भी इसी आइलैंड पर है। वो रीजन देता है कि पिछली रात समंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आया था। अगर रेचल ने स्विमिंग करके भागने की कोशिश भी की होती तो तेज वेव्स उसे रॉक से टकराकर मार देती और उसकी बॉडी हमें शोर पर मिल जाती। इसलिए लॉजिकली रेचल का आइलैंड से बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पूरा आइलैंड सर्च करने के बाद भी रेचल का कोई ट्रेस नहीं मिला।
तभी एडवर्ड की नजर दूर खड़े एक पुराने लाइट हाउस पर पड़ती है। उस लाइट हाउस के बाहर 2 गार्ड्स हेवी सिक्योरिटी के साथ खड़े होते हैं। एडवर्ड को ये चीज ऑड लगती है। वो डेप्यूटी वार्डन से लाइट हाउस के बारे में पूछता है। डेप्यूटी वार्डन कैजुअली जवाब देता है, वो सिर्फ एक ओल्ड लाइट हाउस है। अब वहाँ सूएज ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जहाँ गंदा पानी क्लीन किया जाता है। वो ये भी बताता है कि गार्ड्स ने लाइट हाउस का हर कोना चेक कर लिया है, लेकिन रेचल वहाँ भी नहीं मिली। लेकिन एडवर्ड के लिए ये बात स्ट्रेंज थी, एक सूएज फैसिलिटी पर आर्म्ड गार्ड्स का होना। फिर भी वो फिलहाल अपना फोकस रेचल की सर्च पर ही रखता है। शाम ढल चुकी होती है, इसलिए एडवर्ड और चक हॉस्पिटल वापस लौट आते हैं। रात के टाइम कॉमन रूम में पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इकट्ठा होता है। एडवर्ड एक एक करके सबसे सवाल पूछता है, हर मूवमेंट, हर शिफ्ट, हर गार्ड की ड्यूटी। लेकिन इतनी क्वेश्चनिंग के बाद भी कोई भी सॉलिड क्लू नहीं मिलता जो रेचल तक ले जा सके। हाँ, इंटेरोगेशन के तुरंत कहता है कि वो डॉक्टर शीहन से मिलना चाहता है, लेकिन डॉक्टर कॉली बताता है कि डॉक्टर शीहन आज सुबह ही लीव पर निकल चुके हैं। ये सुनते ही एडवर्ड और चक दोनों इरिटेट हो जाते हैं। एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्टर और उसकी पेशेंट एक दिन पहले गायब, और डॉक्टर खुद ही आइलैंड पर मौजूद नहीं। एडवर्ड गुस्से में डॉक्टर कॉली से कहता है, अभी इसी वक्त मेरी उनसे बात करवाइए। जब रेडियो के थ्रू कांटेक्ट की कोशिश होती है तो बैड वेदर की वजह से डॉक्टर शीहन से किसी भी तरह का कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कॉली एडवर्ड और चक को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक और सीनियर साइकाइट्रिस्ट मौजूद होता है, डॉक्टर नेरिंग। नेरिंग जर्मनी से था, लेकिन पिछले कई सालों से एशक्लिफ में काम कर रहा था। जैसे ही एडवर्ड को पता चलता है कि डॉक्टर नेरिंग जर्मन है, उसका मूड तुरंत चेंज हो जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एडवर्ड खुद एक सोल्जर था। जर्मनी में उसने नाजीज की ब्रुटैलिटी अपनी आंखों से देखी थी, मास किलिंग्स, क्रूअल्टी, इनह्यूमन टॉर्चर। इसलिए एडवर्ड के दिल में जर्मन लोगों के लिए नेचुरल हेट्रेड थी। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद एडवर्ड दोबारा स्टाफ फाइल्स की डिमांड करता है, लेकिन इस बार डॉक्टर नेरिंग सीधा मना कर देता है। ये सुनते ही एडवर्ड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है, आप लोग मेरी हेल्प करने के बजाय मेरी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाल रहे हो। मैं ये केस अभी के अभी क्लोज कर रहा हूँ और सीधी रिपोर्ट FBI को भेज दूंगा। हम कल ही शटर आइलैंड छोड़कर चले जाएंगे। इतना कहकर एडवर्ड और चक वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के लिए हॉस्पिटल क्वार्टर्स में ही सोने का अरेंजमेंट होता है। रात को एडवर्ड को एक बहुत डिस्टर्बिंग ड्रीम आता है। सपने में उसके सामने उसकी वाइफ डोलोरेस खड़ी होती है, जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। डोलोरेस उसे देखती है और कहती है, एडवर्ड, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। रेचल कहीं नहीं गई, वो अभी भी यहीं है। और जैसे ही वो ये कहती है, एडवर्ड एक झटके से उठ जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है, वेदर और भी ज्यादा खराब हो चुका होता है। एक स्टाफ मेंबर बताता है, इस स्टॉर्म में फेरी का आना इम्पॉसिबल है। जब तक मौसम ठीक नहीं होता, आप यहीं फंसे रहोगे। एडवर्ड के दिमाग में डोलोरेस के वर्ड्स एको करते रहते हैं। शायद डोलोरेस के रूप में उसका सबकॉन्शियस उसे वार्निंग दे रहा था कि रेचल को ढूंढे बगैर यहाँ से जाना गलत होगा। थोड़ी देर बाद एडवर्ड और चक दोबारा डॉक्टर कॉली के पास जाते हैं। एडवर्ड डॉक्टर कॉली से सीधा कहता है, मुझे उन सारे पेशेंट से बात करनी है जिनके साथ रेचल बात किया करती थी। शायद उनमें से किसी को कुछ याद हो। ये सुनते ही डॉक्टर कॉली के चेहरे पर क्लियर टेंशन आ जाती है। वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर हैवी हार्ट के साथ परमिशन दे देता है। उसके बाद एडवर्ड और चक पेशेंट्स के इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जितने भी पेशेंट से बात होती है, सब एग्जैक्ट वही बातें रिपीट कर रहे होते हैं जो एडवर्ड पहले ही डॉक्टर कॉली के मुंह से सुन चुका था, जैसे उन सबको सेम स्क्रिप्ट रट्टा दी दी हो। इसी दौरान एडवर्ड की मुलाकात होती है मिस कर्न्स नाम की एक फीमेल पेशेंट से। जब एडवर्ड उसे कैजुअली डॉक्टर शीहन के बारे में पूछता है, तो मिस कर्न्स का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। वो सिर्फ इतना कहती है, डॉक्टर शीहन एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद वो चक से कहती है, प्लीज मुझे पानी चाहिए। जैसे ही चक पानी लाने के लिए उठता है, मिस कर्न्स धीरे से एडवर्ड की डायरी उठा लेती है और उसमें कुछ लिख देती है। जब एडवर्ड उस पेज को पढ़ता है तो उसका चेहरा बिल्कुल वाइट हो जाता है। वो बिना किसी को बताए जल्दी से डायरी अपनी कोट की पॉकेट में छुपा लेता है। तब तक चक भी पानी लेकर वापस आ जाता है। एडवर्ड मिस कर्न्स से एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या आप कभी एंड्रू हेडिस नाम के किसी पेशेंट से मिली है? ये नाम सुनते ही मिस कर्न्स घबरा जाती है। कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। और बिना कुछ और बोले वो तुरंत उठकर चुपचाप वहां से चली जाती है। इंटरव्यूज खत्म होने के बाद एडवर्ड और चक बाहर आकर सारी इन्फॉर्मेशन पर डिस्कस करते हैं। अभी तक उनके हाथ कोई सॉलिड क्लू नहीं आया होता। तब चक एडवर्ड से पूछता है, बॉस, जब मिस कर्न्स ने मुझे पानी लाने भेजा था, क्या उसने आपसे कुछ कहा था? पहले तो एडवर्ड हेजिटेट करता है, फिर वो अपनी डायरी दिखा देता है। डायरी पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होता है, रन, यानी यहाँ से भाग जाओ। एडवर्ड को क्लियरली फील होता है कि मिस कर्न्स उसे किसी बड़े डेंजर के बारे में वार्न कर रही थी। तब चक एक और सवाल करता है, बॉस, ये एंड्रू लेडिस है कौन? आप हर पेशेंट से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? एडवर्ड थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, एंड्रू लेडिस वो आदमी है जिसने मेरे फ्लैट को आग लगा दी थी। उसी आग में मेरी वाइफ डोलोरेस की डेथ हो गई। सबूत कम होने की वजह से वो उस वक्त बच गया, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था।
कुछ दिन बाद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसने अपने मैडनेस में एक स्कूल को जला दिया और 2 लोगों को मार दिया। इस बार उसे जेल हुई और फिर वहां से एशक्लिफ हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद वो जैसे एग्जिस्ट ही करना बंद कर गया। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। एडवर्ड आगे बताता है, लेडीज को ढूंढने के चक्कर में मैं एशक्लिफ के बारे में रिसर्च करने लगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई भी एशक्लिफ के बारे में बात करना नहीं चाहता था। इसी रिसर्च के दौरान एडवर्ड की मुलाकात होती है जॉर्ज नॉइस नाम के एक कैदी से, जो डेडहम प्रिजन में लाइफ सेंटेंस काट रहा था। जॉर्ज ने बताया कि लगभग 1 साल पहले उसकी मेंटल कंडीशन खराब होने पर उसे एशक्लिफ में एडमिट किया गया था। 1 साल बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही उसने 3 लोगों का मर्डर कर दिया, जैसे एशक्लिफ ने उसे ठीक करने के बजाय और ज्यादा डेंजरस बना दिया हो। कोर्ट में जॉर्ज के लॉयर ने उसे दोबारा इंसेन प्रूव करने की कोशिश की ताकि उसे फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा सके, लेकिन जॉर्ज ने खुद जज से कहा, मुझे मेंटल हॉस्पिटल वापस नहीं जाना, अगर जरूरी हो तो मुझे डेथ सेंटेंस दे दो। जज ने उसकी बात सुनकर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। आज भी वो डेडहम जेल में बंद है। एडवर्ड कहता है, जॉर्ज ने जो कुछ मुझे बताया उससे ये क्लियर था कि एशक्लिफ में पेशेंट्स पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एंड्रू लेडिस के साथ भी यही सब हो रहा है, इसीलिए उसके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए हैं। और सबसे गंदी बात यह है कि गवर्नमेंट खुद एशक्लिफ को फंड कर रही है ऐसे नॉन लीगल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अगर मुझे लेडिस मिल गया तो मैं पूरे हॉस्पिटल का पर्दाफाश कर दूंगा। ये सब सुनकर चक बिल्कुल स्टन रह जाता है। वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है, सोचिए बॉस, आप एशक्लिफ का सच निकालने वाले हो और बिल्कुल उसी वक्त यहाँ से एक पेशेंट गायब हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको ही यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ हर तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, हर कॉर्नर पर आर्म्ड सिक्योरिटी है, फिर भी एक पेशेंट का भाग जाना और वो भी लॉक्ड रूम से। क्या अब तक हमें रेचल के यहाँ होने का एक भी सॉलिड प्रूफ मिला है? हो सकता है यहाँ रेचल है ही नहीं। बॉस, मुझे लगता है आपको यहाँ लाकर फंसाना एक वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी है ताकि आप एशक्लिफ का सच बाहर ना ला सको। चक की ये बात सुनकर एडवर्ड शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक इस एंगल से सोचा ही नहीं था। तभी अचानक उन दोनों के सामने डॉक्टर कॉली आ जाता है। डॉक्टर कॉली की तरफ से एडवर्ड और चक को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। जब दोनों मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां बाकी डॉक्टर्स स्टॉर्म और हेवी रेन की डेंजर पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उन्हें डर था कि अगर पावर कट हो गया तो सारे सेल्स अनलॉक हो सकते हैं और डेंजरस पेशेंट्स बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर कॉली सबको रिएश्योर करता है कि हॉस्पिटल में बैकअप जनरेटर है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर नेरिंग कहता है, अगर बैकअप जनरेटर भी फेल हो गया तो अंदर बंद सारे 66 पेशेंट्स बाहर आ जाएंगे और सिचुएशन कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सबसे ज्यादा खतरा वार्ड सी के पेशेंट से है, वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। जैसे ही एडवर्ड सुनता है कि हॉस्पिटल में सिर्फ 66 पेशेंट्स हैं, उसके दिमाग में रेचल के नोट की लाइन फ्लैश होती है, 67 कौन है? एडवर्ड को शक होता है कि शायद यहाँ एक और हिडन पेशेंट है जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं। वो डॉक्टर से सवाल करता है, लेकिन डॉक्टर कॉली उसकी बात बीच में ही काट देता है और कहता है, क्या आपको नहीं बताया गया? रेचल मिल चुकी है। ये सुनते ही एडवर्ड शॉक हो जाता है। वो और चक तुरंत डॉक्टर कॉली के साथ रेचल के सेल की तरफ निकल पड़ते हैं। एडवर्ड को लगता है अब उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सेल में रेचल शुरू में बहुत डरी हुई होती है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि एडवर्ड और चक पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो वो धीरे धीरे बात करना शुरू करती है। एडवर्ड पूछता है, कल तुमने क्या किया था? रेचल बोलती है, सुबह जिम की, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, उन्हें स्कूल भेजा, फिर मैं समंदर में स्विमिंग के लिए गई। और यहीं पर वो अचानक चुप हो जाती है, क्योंकि इसी के बाद उसने अपने बच्चों को मार दिया था। अचानक वो कंट्रोल लूज कर देती है और एडवर्ड पर अटैक करने की कोशिश करती है। स्टाफ तुरंत उसे रोक लेता है। एडवर्ड समझ जाता है कि रेचल की मेंटल स्टेट इतनी अनस्टेबल है कि उससे कोई रियल इन्फॉर्मेशन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ चक के साथ सेल से बाहर निकल जाता है। बाद में एडवर्ड को इंटेंस हेडेक शुरू हो जाता है। डॉक्टर कॉली उसे मेडिसिन देता है और उसे बेसमेंट में रेस्ट करने भेज देता है, जहाँ स्टॉर्म की वजह से बाकी स्टाफ भी रुका हुआ होता है। जैसे ही एडवर्ड सोता है, उसकी पास्ट मेमोरीज नाइटमेयर बनकर सामने आ जाती हैं। वो खुद को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में देखता है, जहां लाशों के ढेर लगे हुए हैं। उन्हीं लाशों में रेचल की डेड बॉडी भी पड़ी होती है और उससे लिपटी होती है एक छोटी सी बच्ची की लाश। अचानक वो बच्ची आंखें खोलकर पूछती है, तुमने हमें बचाया क्यों नहीं? तुम वक्त पर क्यों नहीं आए?
एडवर्ड जवाब नहीं दे पाता। सीन चेंज होता है और वो एक घर में खुद को पाता है। जमीन पर 3 बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और पास ही रेचल खड़ी होती है। एडवर्ड एक बच्चे को गोद में उठाता है और रोकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया। तभी उसकी नींद टूट जाती है। वो कंफ्यूज्ड होता है कि वो बच्ची बार बार उसके सपनों में क्यों आ रही है। तभी चक आकर बताता है कि स्टॉर्म की वजह से पावर कट हो गया है और बैकअप जनरेटर भी फेल हो गया। कई पेशेंट सेल से बाहर आ चुके हैं और हॉस्पिटल में केओस मच गया है। इस अफरा तफरी को देखकर चक एक रिस्की आइडिया देता है। बॉस, ये परफेक्ट चांस है वार्ड सी में घुसने का। हो सकता है एंड्रू लैडिस वहां मिले। एडवर्ड तुरंत अग्री कर लेता है। दोनों स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनकर वार्ड सी की तरफ बढ़ते हैं और बिना शक के अंदर घुस जाते हैं। अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो बताता है कि ज्यादातर पेशेंट्स को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी अंदर इधर उधर घूम रहे हैं। और वार्ड सी के अंधेरों में एडवर्ड का सामना होने वाला है एक ऐसे सच से जो उसकी पूरी जिंदगी को उल्टा कर देगा। सिक्योरिटी गार्ड वार्न करता है, अभी भी कुछ कैदी बाहर घूम रहे हैं। अगर उनमें से कोई दिखे तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इतना कहकर गार्ड वहां से चला जाता है। एडवर्ड और चक थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक एक पेशेंट को सामने देखते। जैसे ही वो पेशेंट एडवर्ड को देखता है, वो तुरंत भागने लगता है। एडवर्ड को लगता है शायद यही एंड्रू लैडिस हो। बिना सोचे समझे एडवर्ड उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो उसका पीछा करते हुए स्टेयर्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक पीछे से वही पागल पेशेंट एडवर्ड पर झपटता है और उसका गला दबोच लेता है। तभी कहीं से चक की आवाज आती है। पेशेंट का ध्यान भटकता है और एडवर्ड मौके का फायदा उठाकर उसे जोर से मारता है और जमीन पर पटक देता है। एडवर्ड जब उसका चेहरा देखता है तो समझ जाता है ये लैडिस नहीं था। इसी बीच चक एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां आ जाता है और दोनों मिलकर उस पेशेंट को उठाकर ले जाते हैं। उनके जाते ही एडवर्ड अकेला रह जाता है। अब वो वार्ड सी के अंधेरे और डरावने कॉरिडोर्स में अकेला लैडिस को ढूंढने लगता है। वो एक एक सेल को बहुत कॉशियसली चेक कर रहा होता है कि तभी एक पेशेंट लैडिस का नाम लेना शुरू कर देता है। एडवर्ड थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, क्या तुम लैडिस हो? इस सवाल पर वो आदमी हंसने लगता है। जैसे ही वो उठकर एडवर्ड के पास आता है, एडवर्ड शॉक हो जाता है। वो जॉर्ज नॉइस था, वही जॉर्ज जो डेडहम जेल में एडवर्ड से मिला था और जिसने एशक्लिफ के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स का राज बताया था। एडवर्ड देखता है कि जॉर्ज के चेहरे पर गहरी चोटों के निशान हैं, जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। जॉर्ज अपने जख्म दिखाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ लाकर बंद कर दिया। वो तुम्हारे साथ भी गेम खेल रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन ये सब पहले से प्लान्ड है। एडवर्ड कहता है, नहीं जॉर्ज, तुम गलत हो। जॉर्ज उसकी आंखों में देखकर पूछता है, अच्छा बताओ, जब से तुम यहाँ आए हो क्या एक पल के लिए भी तुम अकेले रहे हो? एडवर्ड जवाब देता है, नहीं, मेरा पार्टनर चक हमेशा मेरे साथ होता है। जॉर्ज तुरंत कहता है, क्या तुमने पहले कभी उसके साथ काम किया था? नहीं ना। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है एडवर्ड, ये सब एक इल्यूजन है। फिर जॉर्ज धीरे से कहता है, और तुम लैडिस को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम अभी तक डोलोरिस को भुला नहीं पाए हो, है ना? जब तक तुम डोलोरिस को नहीं भुलाओगे, तुम लैडिस के पीछे ही भागते रहोगे और यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। एडवर्ड भारी आवाज में कहता है, मैं डोलोरिस को नहीं भुला सकता जॉर्ज। ये सुनकर जॉर्ज उदास हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम्हें लैडिस चाहिए तो वो इस वार्ड में नहीं है, वो तुम्हें लाइट हाउस में मिलेगा। एडवर्ड जॉर्ज से वादा करता है कि वो उसे यहाँ से निकाल लेगा और फिर लैडिस की तलाश में लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। वापस आते हुए उसकी मुलाकात चक से हो जाती है, लेकिन जॉर्ज की बातों ने एडवर्ड के दिमाग में चक के खिलाफ शक का बीज बो दिया होता है। एडवर्ड पूछता है, तुम अब तक कहाँ थे? चक बताता है कि जिस पेशेंट को एडवर्ड ने जख्मी किया था उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले गया था और इसी दौरान उसने सीक्रेटली पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स चेक किए। फिर चक एडवर्ड को एक पेपर दिखाता है। वो था पेशेंट 67 का इंटेक फॉर्म। इंटेक फॉर्म वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एडमिट होने वाले पेशेंट की पूरी डिटेल होती है। इस फॉर्म से बिल्कुल क्लियर था कि एशक्लिफ में पेशेंट 67 एग्जिस्ट करता है। चक फॉर्म एडवर्ड को देता है पढ़ने के लिए, लेकिन एडवर्ड अभी सिर्फ लाइट हाउस के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, मैं बाद में पढ़ लूंगा, और बिना रुके लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। चक उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि शाम हो चुकी होती है और लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए डेंजरस पहाड़ी रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन चक का टोकना एडवर्ड की शक को और गहरा कर देता है। इसलिए एडवर्ड चक को साथ चलने से मना कर देता है और अकेला ही जंगल के रास्ते लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है कि जंगल का रास्ता बहुत मुश्किल और रिस्की है। थक हार कर वो वापस उस जगह लौट आता है जहाँ थोड़ी देर पहले चक खड़ा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर एडवर्ड फ्रीज हो जाता है। चक वहाँ नहीं होता। एडवर्ड नीचे झांक कर देखता है और उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं। नीचे एक चट्टान पर चक गिरा हुआ होता है।
एडवर्ड तुरंत नीचे उतरने लगता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता चक गायब हो चुका होता है। इधर उधर देखने पर एडवर्ड को पहाड़ी चट्टानों के बीच एक छोटा सा रास्ता नजर आता है जो सीधा लाइट हाउस की तरफ जा रहा होता है, और यहीं से एडवर्ड अपनी जिंदगी के सबसे भयानक सच के और भी करीब पहुंच जाता है। एडवर्ड को चट्टानों के बीच एक गुफा नजर आती है जिसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। वो किसी तरह उस गुफा के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहाँ चक नहीं होता। वहाँ एक औरत छुप कर बैठी होती है। एडवर्ड को देखकर वो पहले घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही एडवर्ड बताता है कि वो यूएस मार्शल है, वो धीरे से उसे अंदर आने देती है। एडवर्ड पूछता है, तुम कौन हो? औरत जवाब देती है, मेरा नाम रेचल सोलांडो है। ये सुनते ही एडवर्ड शॉक हो जाता है, क्योंकि जो पेशेंट एशक्लिफ से भागी थी उसका नाम भी रेचल सोलांडो ही था। एडवर्ड के सवाल पर वो औरत बताती है, मैं ही असली रेचल सोलांडो हूँ। पहले मैं एशक्लिफ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी। ये सुनकर एडवर्ड बिल्कुल स्टन रह जाता है। फिर रेचल वो सब बोलती है जिसका अंदाजा एडवर्ड को पहले से था। वो बताती है कि एशक्लिफ में पेशेंट्स पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उनकी ब्रेन सर्जरी करके उन्हें एक जिंदा लाश बना दिया जाता है। ऐसे लोग बिना सवाल किए किसी भी ऑर्डर पर कुछ भी कर सकते हैं। रेचल कहती है, जब मैंने इन एक्सपेरिमेंट्स का विरोध किया तो उन्होंने मुझे भी पागल डिक्लेयर कर दिया। फिर वो एडवर्ड को वार्न करती है, ये लोग तुम्हारी जिंदगी के किसी पुराने ट्रॉमा को उठाएंगे और सबको बताएंगे कि उसी वजह से तुम पागल हो, बिल्कुल मेरी तरह। मैं किसी तरह हॉस्पिटल से भाग निकली और अब इन पहाड़ों में छुपी रहती हूँ। हर दिन जगह बदलती हूँ ताकि वो लोग मुझे दोबारा पकड़ ना सके। अब एडवर्ड को समझ आ जाता है कि हॉस्पिटल में उसके सामने जो रेचल लाई गई थी वो सिर्फ एक एक्टिंग थी। उसे बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। फिर रेचल एक और सवाल करती है, क्या तुमने हॉस्पिटल की कोई चीज यूज की है? सिगरेट, कॉफी या कोई मेडिसिन? एडवर्ड एक पल के लिए सोचता है और कहता है, सिरदर्द के लिए डॉक्टर काउली ने मुझे दवा दी थी। ये सुनते ही रेचल का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो सिरदर्द की मेडिसिन नहीं थी, वो हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूशंस पैदा करने वाली ड्रग थी। इसका असर 36 से 48 घंटे में शुरू होता है। सबसे पहले हाथों का कांपना। एडवर्ड शॉक में अपने हाथों की तरफ देखता है। उसके हाथ वाकई कांप रहे होते हैं। उस रात एडवर्ड उसी गुफा में सो जाता है। अगली सुबह रेचल उसे उठाती है और कहती है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एडवर्ड वादा करता है कि वो उसे भी इस जगह से बाहर निकालेगा, लेकिन रेचल कहती है, यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है, फेरी, और वो भी एशक्लिफ के कंट्रोल में है। हम चाहकर भी इस जगह से नहीं निकल सकते। लेकिन एडवर्ड डिसाइड कर चुका होता है कि वो एशक्लिफ का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगा। वो गुफा से निकलकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर काउली से होती है। काउली कहते हैं, कल रात आप कहाँ थे? वैसे रेचल मिल चुकी है तो आपका काम खत्म हो गया है। क्या आप आइलैंड छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? एडवर्ड घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, मैं और चक जल्दी ही आइलैंड छोड़ देंगे। काउली अचानक पूछते हैं, कौन चक? आप किस चक की बात कर रहे हैं एडवर्ड? आप इस आइलैंड पर अकेले आए थे। ये सुनते ही एडवर्ड के दिमाग में गुफा वाली रेचल की बातें गूंज जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि काउली उसके दिमाग के साथ गेम खेल रहे हैं। एडवर्ड भी एक्टिंग करता है और कहता है, हाँ, कौन चक? आप सही कह रहे हैं, मैं अकेला ही आया था। लेकिन अंदर ही अंदर एडवर्ड समझ चुका होता है कि चक को भी गायब कर दिया गया है और अब वो लाइट हाउस में होगा, जहाँ उसकी ब्रेन सर्जरी की तैयारी चल रही होगी। एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में लाइट हाउस तक पहुंचकर चक को बचाएगा। वो चुपचाप बिल्डिंग के कॉरिडोर से गुजरता हुआ लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, हर कदम सोच समझकर। तभी अचानक डॉक्टर नेहरिंग उसके सामने आ जाते हैं। वो उसे बातों में उलझाने लगते हैं और चोरी छुपके अपनी जेब से सेडेटिव इंजेक्शन निकालने लगते हैं। लेकिन एडवर्ड अलर्ट होता है। वो एक ही झटके में इंजेक्शन छीन लेता है और वही इंजेक्शन डॉक्टर नेहरिंग को लगा देता है। नेहरिंग वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब एडवर्ड को कोई नहीं रोक सकता। वो बिना वक्त जाया किए सीधा लाइट हाउस की तरफ बढ़ जाता है और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग ट्रूथ रिवील होने वाला होता है। एडवर्ड ने बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल की बाउंड्री क्रॉस की और डायरेक्ट समुद्र में जंप मार के लाइट हाउस तक स्विम किया। लाइट हाउस पर सिर्फ एक गार्ड था। एडवर्ड ने साइलेंटली उस गार्ड पे पीछे से अटैक किया और उसकी गन ले ली। फिर बिना रुके लाइट हाउस की स्टेयर्स चढ़ते हुए अपर फ्लोर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने डोर खोला, डॉक्टर कॉली वहां पहले से ही बैठे एडवर्ड का वेट कर रहे थे। एडवर्ड ने उनपे गन पॉइंट की, पर जैसे ही उसने कैबिन में अराउंड देखा, कुछ भी नहीं था, न चक, न सर्जिकल टूल्स। डॉक्टर कॉली ने कामली कहा, एडवर्ड, तुम्हारी गन में बुलेट्स नहीं है। उसके बाद उन्होंने एडवर्ड को कहा, आओ मेरे सामने बैठे। एडवर्ड ने मैगजीन चेक की, बिल्कुल एम्प्टी। उसकी नजर कॉली के डेस्क पर गई। वहाँ चक की गन रखी थी। एडवर्ड ने गन नीचे रखी और सामने खड़ा हो गया। कॉली ने फोन उठाया और डॉक्टर शेहान को बुलाया। एडवर्ड हैरान हो गया। ये वही डॉक्टर शेहान था जिसके बारे में उसको बोला गया था कि वो रेचल का ट्रीटमेंट कर रहे थे। एडवर्ड ने गुस्से में टीथ ग्रिट किया और बोला, तो डॉक्टर शेहान वापस छुट्टी से आए?
कॉली ने विदाउट हेजिटेशन जवाब दिया, एडवर्ड, शेहान हॉस्पिटल से कभी गए ही नहीं। फिर उनकी नजर एडवर्ड के ट्रेम्बलिंग हैंड्स पर गई और उन्होंने सॉफ्टली कहा, तुम्हारे हाथ काफी कांप रहे हैं, हेलुसिनेशंस भी हो रहे हैं क्या? एडवर्ड ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ होंगे, तुम लोग मुझे ड्रग्स देके कंफ्यूज कर रहे थे, मुझे पता है तुम लोगों की कंस्पिरेसी। मैं कल डॉक्टर रेचल से मिला था, उन्होंने मुझे सब बता दिया। तुम लोग चाहते थे कि मैं क्रेजी लगूं और रेचल को भी प्रूफ करने की कोशिश की, पर वो बच गई, तुम उनको कभी नहीं ढूंढ पाओगे। कॉली ने पेशेंटली समझाया, एडवर्ड, ये सिम्टम्स ड्रग्स की वजह से नहीं बल्कि ड्रग्स बंद करने की वजह से हैं। तुम 2 साल से एडमिटेड हो और जो मेडिकेशंस दिए जा रहे थे अब टेम्परेरीली स्टॉप हैं। इस वजह से विड्रॉल सिम्टम्स फील हो रहे हैं। और रेचल, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है, या मैं कहूँ एंड्रू लेडेस। तुम जो एंड्रू लेडेस को ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। एडवर्ड का फेस गुस्सा और डिसबिलीफ से भर गया। उसने सोचा, ये लोग मुझे क्रेजी प्रूव करने के लिए इतनी बिजार बातें कर रहे हैं। कॉली ने एडवर्ड को पेशेंट नंबर 67 का इंटेक फॉर्म दिया। एडवर्ड ने देखा पेशेंट का नाम एंड्रू लेडेस लिखा था। फॉर्म में एंड्रू लेडेस की लाइफ डिटेल्स एडवर्ड की रियल लाइफ से मैच कर रही थी। एंड्रू ने वर्ल्ड वॉर में फाइट की, यूएस मार्शल भी रहा, सब कुछ एडवर्ड की लाइफ जैसे। एडवर्ड ने गुस्से में बोला, ये क्या बकवास है, मैं बेवकूफ हूँ क्या? अब बताओ मेरा पार्टनर कहाँ है? कॉली ने साइलेंटली व्हाइट बोर्ड से कर्टन हटा दिया। एडवर्ड ने बोर्ड देखा। एडवर्ड डैनियल्स के सामने एंड्रू लेडेस लिखा था और रेचल सोलांडो के सामने डोलोरेस चनाल, उसकी मदर का सरनेम। कॉली ने पॉइंट किया, एडवर्ड, अगर बोर्ड देखो, एडवर्ड डैनियल्स में वही लेटर्स हैं जो एंड्रू लेडेस में, रेचल सोलांडो में वही लेटर्स हैं जो डोलोरेस चनाल में। तुमने अपने और अपनी वाइफ के नाम को तोड़ मरोड़ के ये बनाया। यही है लॉ ऑफ 4 और तुम हो हमारा पेशेंट नंबर 67 एंड्रू लेडेस। कॉली ने आगे कहा, 2 साल पहले तुमने अपनी वाइफ खो दी, तुम खुद को फॉरगिव नहीं कर सके, अपना सैनिटी लूज कर दिया। तुमने एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया जहां एडवर्ड डैनियल्स एक अलग पर्सनालिटी है और एंड्रू लेडेस से अलग। एडवर्ड डैनियल्स के थ्रू तुम एंड्रू लेडेस को ढूंढ रहे हो, अपने आप को। मैं तुम्हें तुम्हारी इमेजिनेशन में जीने देता, पर तुम हॉस्पिटल के मोस्ट डेंजरस पेशेंट हो। तुमने 2 साल में स्टाफ से लेके पेशेंट्स पे अटैक्स किए। 2 वीक्स पहले जॉर्ज नॉइस को तुमने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। एडवर्ड हैरान और शॉक्ड हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब कैसे पॉसिबल है? सिरासिर झूठ है। जॉर्ज को तुम लोगों ने मारा था, मैंने नहीं। और आखिर मैं उसे क्यों मारूं? एडवर्ड चिल्लाते हुए बोला। डॉक्टर कॉली ने कामली जवाब दिया, क्योंकि जॉर्ज ने तुम्हें लेडिस के नाम से बुलाया था और तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। ये हॉस्पिटल में जॉर्ज तुम्हारा सबसे क्लोज था। तुमने अपने दिमाग में एक स्टोरी बना ली जिसमें तुम उसे डैडम जेल में मिले, जबकि असली में तुम्हारी उससे यही मुलाकात हुई थी। जॉर्ज बार बार तुम्हें सच याद दिलाने की कोशिश करता था, पर तुम्हारा दिमाग उसकी बातों को ट्विस्ट करके नई कहानी बना देता। उसने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि अगर तुम ठीक नहीं हुए तो तुम्हारी लोबोटमी सर्जरी हो सकती है। ये उन डेंजरस पेशेंट्स के लिए होती है जिनका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल होता है। जो पेशेंट्स पे ये सर्जरी होती है वो जिंदा लाश बन जाते हैं और फिर वो किसी को हार्म नहीं कर सकते। पर तुमने ये भी ट्विस्ट कर दिया और इल्लीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की स्टोरी बना दी। कॉली ने कंटिन्यू किया, एडवर्ड, हमने तुम्हारी हर एक्टिविटी ऑब्जर्व की और तुम्हारी हर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। तुम्हारी और जॉर्ज की रीसेंट मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट भी तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो, वार्ड सी में जब तुम जॉर्ज से मिले और वुंड्स के बारे में पूछा, उसने कहा ये इंजरीज तुम्हारी ही वजह से हैं। उसने तुम्हें समझाया कि जब तक तुम डोलोरेस को फॉरगिव नहीं करोगे, तुम लेडिस के पीछे ही पड़े रहोगे और यहाँ से कभी फ्री नहीं होगे। जॉर्ज तुम्हें बताना चाह रहा था कि जब तक तुम डोलोरेस के लिए खुद को फॉरगिव नहीं करोगे, तुम एडवर्ड के पर्सोना में फंसा रहोगे और लेडिस के पीछे भागते रहोगे। इस वजह से तुम्हारा मैडनेस ठीक नहीं होगा और तुम यहाँ से कभी नहीं निकलोगे। तुम्हें अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, एंड्रू। लेकिन एडवर्ड के लिए ये सब व्हाइट लाइज जैसा लग रहा था। उसने कॉली की बात को इग्नोर किया और फिर चक के बारे में पूछना स्टार्ट किया। वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ? तभी डोर खुला और चक रूम में एंटर हुआ। वो डायरेक्टली कॉली के पास गया। एडवर्ड की आंखें शॉक और डिसबिलीफ से वाइड हो गईं। कॉली ने चक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, एंड्रू, ये डॉक्टर शाहन है, पिछले 2 साल से तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा है। एडवर्ड को जैसे इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा। वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि चक भी वहाँ इन्वॉल्व था। एडवर्ड गुस्से में लूज हुआ। उसने जल्दी से डेस्क पर रखी गन उठाई और डॉक्टर कॉली पे फायर कर दी। बुलेट कॉली के चेस्ट में से क्रॉस हुई और ब्लड सब तरफ फैल गया, पर कॉली वहीं खड़े रहे। अगले ही मोमेंट कॉली का ब्लड और वुंड सब डिसअपियर हो गया। एडवर्ड शॉक में फ्रीज हो गया। जब उसने अपनी गन देखी, वो सिर्फ एक प्लास्टिक की फेक गन थी। मतलब जो एडवर्ड ने अभी देखा वो सब हेल्यूसिनेशन था। ना बुलेट चली, ना ब्लड फ्लो हुआ। कॉली अपने हाथ में कुछ फोटोज लेके एडवर्ड के पास आए। फोटोज में पानी में ड्राउंड 3 इनोसेंट बच्चे दिख रहे थे। कॉली ने पूछा, क्या तुम इनको भी इग्नोर करोगे? एंड्रू, अपनी बेटी के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई करोगे जो बार बार तुम्हारे ड्रीम्स में आती है?
एडवर्ड की नजर फोटो में दिखी हुई बच्ची पे रुक गई। सब याद आने लगा। वो बच्ची उसकी अपनी बेटी थी, नाम रेचल। एडवर्ड की आंखें भर आईं। उसको ये भी याद आया वो एडवर्ड नहीं एंड्रू था। 2 साल पहले एंड्रू और वाइफ डेलोरिस के बीच टेंशन थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वापस आने के बाद एंड्रू डिप्रेशन में गया, अपने काम में खुद को इमर्स कर दिया और बाकी टाइम अल्कोहल में वेस्ट कर रहा था। फैमिली से उसका कनेक्शन कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया। इस बिहेवियर की वजह से डेलोरिस का मेंटल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो गया। एक दिन डेलोरिस ने अपने मैडनेस में फ्लैट में फायर लगा दी, पर एंड्रू ने उस पर सीरियसली फोकस नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद एंड्रू ने एक नया घर लेक शोर के पास लिया, जहां वो डेलोरिस और बच्चों के साथ शिफ्ट हो गया। काफी दिन काम में बिजी रहने के बाद जब एंड्रू घर आया तो डेलोरिस को लेक के किनारे बैठा देखा, कंप्लीटली वेट, साइलेंट और लॉस्ट। जब एंड्रू की नजर लेक की तरफ गई तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। डेलोरिस ने अपने मैडनेस में 3 बच्चों को लेक में ड्राउन कर दिया था। एंड्रू पैनिक में दौड़ा और बच्चों के बॉडीज को इमीडिएटली लेक से निकाला। फिर डेलोरिस एंड्रू के पास आई और उसे हक किया और बोला, प्लीज एंड्रू, मुझे इस हेल जैसी लाइफ से फ्री कर दो। एंड्रू समझ गया था कि उसने डेलोरिस को परमानेंटली खो दिया है। अब वो दोबारा कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। उसने अपने दिल पे पत्थर रखा और डेलोरिस पे फायर कर दिया। ये सब याद आने के बाद एंड्रू अपने होश कंट्रोल नहीं कर सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब एंड्रू की आंखें खुली वो बेड पे था। डॉक्टर कैली ने पूछा, अब बताओ एंड्रू, तुम यहाँ क्यों हो? हम सारी बातें तुम्हारे जुबान से सुनना चाहते हैं। एंड्रू की आंखें भर आईं। उसने शेकी वॉइस में कहा, मैंने अपनी वाइफ डेलोरिस को मार दिया। उसके बाद मेरा दिमाग टोटली ब्रेक डाउन हो गया। इसी वजह से मुझे यहाँ एडमिट करवाया गया। डेलोरिस बार बार कहती थी कि उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, पर मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत लेट हो गया। मेरे वजह से ही मेरे चिल्ड्रन और वाइफ मरे। मैं उनका गिल्टी हूँ। इतना कह के एंड्रू चुप हो गया। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद डॉक्टर कैली ने कंटिन्यू किया, जब तुम्हें एशक्लिफ में एडमिट किया गया तुम्हारे दिमाग ने एक और स्टोरी क्रिएट की जिसमें रेचल नाम की पेशेंट डिसअपीयर हो गई थी और तुम्हें वहां उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। तुम्हारा माइंड ऐसे फेक स्टोरीज क्रिएट कर रहा था ताकि तुम रियलिटी से दूर रहो। जब तक तुम ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करते हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक डिफरेंट अप्रोच चूज किया। पहले हमें प्रूव करना था कि तुम्हारी स्टोरीज कितनी अनरियलिस्टिक है। तुम्हारी ही स्टोरीज के बेसिस पे हमने ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया ताकि तुम अपनी आंखों से देखो कि जो तुम इमेजिन कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे पेशेंट नंबर 67 रेचल सोलानबर्ग का तुम्हारे पार्टनर के डिसअपीयर होना और हॉस्पिटल में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स, ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन का पार्ट थे। डॉक्टर कैली ने कंटिन्यू किया, तुम्हारे डेंजरस बिहेवियर की वजह से एशक्लिफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम पे प्रेशर डाल रहे थे। अगर हम तुम्हें सब याद दिलाने में फेल हो गए तो तुम्हारी ब्रेन लोबोटमी की जाती, जिसमें तुम जिंदा लाश बन जाते और फिर किसी को तुमसे थ्रेट नहीं होता। एंड्रू शॉक में बोला, पर मुझे समझ नहीं आया, अब मुझे सब याद आ गया है। कैली ने कहा, बिल्कुल एंड्रू, ये एक्सपेरिमेंट पहली बार नहीं हुआ। 9 मंथ्स पहले भी ये सेम एक्सपेरिमेंट तुम पे हुआ था और उस वक्त भी तुम्हें सब याद आ गया था, पर तुम फिर से भूल गए और अपनी इमेजिनेशन में जीने लगे। लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुम दोबारा एडवर्ड बन गए तो तुम्हारी ब्रेन सर्जरी फिक्स है। अगली सुबह एंड्रू हॉस्पिटल के स्टेयर्स पे बैठा था। डॉक्टर कैली और डॉक्टर नीरिंग दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, कंसर्न कि कहीं वो दोबारा एडवर्ड में ना कन्वर्ट हो जाए। तब डॉक्टर शीहन एंड्रू के पास आया और पूछा, तो अब आगे क्या प्लान है? एंड्रू ने कहा, हमें किसी भी कॉस्ट पे साइलेंस से निकलना होगा चक। डॉक्टर शीहन एंड्रू का ये रिप्लाई सुन के डिसअपॉइंट हो गए। समझ गए कि एंड्रू का माइंड फिर से रीसेट हो चुका है और वो एडवर्ड बनके अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में वापस चला गया। उन्होंने कॉली को देखा और रियलाइज किया एंड्रू दोबारा एडवर्ड बन गया है। कॉली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ब्रेन सर्जरी की जाए। डॉक्टर कैली, डॉक्टर नीरिंग और हॉस्पिटल स्टाफ एंड्रू के पास बढ़े सर्जरी के लिए ले जाने के लिए। एंड्रू उठकर शीहन से बोला, जाते हो चक? कभी सोचता हूँ बुरा जीना या अच्छा मरना। मेरे हिसाब से अच्छा मरना ही बेटर है। इतना कह के वो आगे बढ़ गया। शीहन एंड्रू के वर्ड्स का मतलब समझ के शॉक हो गए। समझ गए कि एंड्रू कोई ऑर्डिनरी नहीं है, उसको सब याद है, पर वो अपने फैमिली की मौत के गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहता। ये बर्डन उसके लिए डेथ से भी वर्स था। इसलिए एंड्रू ने कॉन्शियसली ये ड्रामा किया कि वो अब तक सेम नहीं हुआ, ताकि सर्जरी के थ्रू अपनी यादों से परमानेंट फ्री हो सके। एंड्रू को लोबोटमी सर्जरी के लिए ले जाया गया, जहां से वो फाइनली अपनी पेनफुल मेमोरी से फॉरएवर फ्री होने वाला था। फिल्म के एंड को लेकर फैंस में काफी डिबेट हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि एडवर्ड इंसेन नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल स्टाफ ने फाइनली उसको इंसेन बना दिया
ताकि वो हॉस्पिटल के एक्सपेरिमेंट्स को रिवील ना करे। लेकिन ये थ्योरी गलत है। जब एडवर्ड फर्स्ट टाइम कॉली से मिला तो उन्होंने उसको फेक रेचल की फोटो दिखाई। एडवर्ड ने इमीडिएटली अपने माइंड में रेचल का ग्लिम्स देखा, मतलब ये मेमोरीज ऑलरेडी उसके माइंड में थी। जो फैंस ये सेकंड थ्योरी फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि रेचल रियल चाइल्ड थी, जिसका बॉडी एडवर्ड ने नाजी कैंप में देखा और मेमोरी उसके माइंड में प्रिंट हो गई, इसलिए रेचल का ग्लिम्स रिपीटेडली शो होता। लेकिन ये लॉजिक फेल हो जाता है जब एंड में कॉली रेचल की फोटो दिखाता है। अगर वो रियल जो अपनी फैमिली को लूज करके मेंटली ब्रोकन हो गया और एशक्लिफ के डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रामा क्रिएट किया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस मिस हो रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें ताकि सब नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।